हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का 4 लेसन का जो हम लोग सेकंड पार्ट पढ़े थे, उसमें हम लोग पेज नंबर 37 तक पढ़े थे। चलिए आगे से हम लोग आज पढ़ते हैं। जैसा कि दिए है आगे में, इन 1800 to 1801 the chieftains uprising of the peasants rebels spread all over South India against the British soldiers and Indian feudal princes। यानी 1801 के आसपास में चिफ्टेंस यानी अपराइजिंग्स ऑफ पीजेंट्स यानी पीजेंट्स लोग का जो है चिफ्टेंस जो मुखिया जो था, ये सभी लोग जो है साउथ इंडिया के डिफरेंट भागों में जो है ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे नियमित रूप से। और यहाँ के देसी जो राजा थे उनके खिलाफ भी, फ्यूडल प्रिंसेस जो था, सामंती राजा जो थे, उनके खिलाफ भी अपराइजिंग कर रहे थे। द रेबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मारुदु पांडियन ऑफ द श्रीवंगा Malappan of Ramada and several other chieftains, all men of the masses। यानी इन सब क्षेत्रों के जो राजा थे उनके खिलाफ व्यापक स्तर पर सभी मानवों का समूह जो है उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, है ना। और इस संघर्ष करते करते आपको पेनिनसुलर कॉन्फिडेंसी साउथ भाग में, साउथ इंडिया में आपको प्रायद्वीपीय संघ का निर्माण किया और विरोध किया। After having defeated the British army in different parts of the South India, इन साउथ के डिफरेंट भागों में उसको जब हरा दिया, ब्रिटिश कंपनी जब हरा दिया, डिफीट कर दिया, established their sway over a large number of villages। यानी बहुत सारे गांवों को अपने कैप्चर कर करके और वहाँ पे वो कमिटीज को फॉर्म करता है, और कमिटीज के द्वारा फॉर्म करने के बाद जो है वो ब्रिटिश कंपनी को रेवेन्यू नहीं देने के लिए निर्णय लेता है। अब देखिए आगे देता है इसे, द challenges posed by the rebels was so serious that the British had to march detachment from Ceylon, Malaya and England on an emergency basis to crush the rebellions। यानी ये जो rebellions था, ये जो विद्रोह था, इतना न बढ़ गया जिससे कि ब्रिटिश को जो है आर्मी के टुकड़ी को मंगाना पड़ा सीलोन से, मलाया से और इंग्लैंड से इन विद्रोह को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए। बट मोर देन व्हाट द ब्रिटिश डिड, the decisive factors that rendered the rebels' fortunes unstable was the hostile attitudes of the British। लेकिन ब्रिटिश जो कुछ भी करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कुछ करता है यहाँ पीजेंट्स को दबाने के लिए, उससे कहीं अधिक आपको यहाँ के देसी रियासत के जो राजाओं थे वो उनकी जो हॉस्टाइल एटीट्यूड्स था यहाँ के पीजेंट्स के प्रति, इससे जो है इन लोगों की स्थिति और भी दयनीय हो गई और अनस्टेबल हो गया। Devoted service rendered by them not only made the power of the English formidable, but crippled the will of the patriots and excited dissension within their ranks। यानी यहाँ कहता है कि ये पीजेंट्स लोग जो है डिवोटेड होकर के सर्विस दिया, ब्रिटिश जो इतना पावरफुल बना ये अपने अपने बन गया, बल्कि यहाँ के जो ये पीजेंट्स लोग उसको मदद किया, मेहनत किया, जिसकी वजह से बना। और साथ ही साथ आपको इससे क्या हुआ, तो यहाँ के जो पेट्रियोट्स थे, किसान लोग जो थे, इनकी जो विल था उन सबको जो है क्रिपल्ड यानी लंगड़ा बना दिया गया। और इन लोग के आपस में भी जो है डिसेंशन यानी मतभेद उत्पन्न हुआ इन लोग के अपने रैंक में। ठीक है, चलिए अगले पेज हम लोग करते हैं। इन 1820 who travels peasants of the Chotanagpur in Bihar rose against the British rulers, the local moneylenders and the जमींदार्स। इन 1820 में जो है आपको छोटानागपुर, जो भी रांची जो शहर है वो छोटानागपुर पठार में ही बसा हुआ है, जो पहले बिहार में ही था। तो वहाँ पर जो 1820 में जो है हो ट्रेवल्स जो है वो जनजाति जो है विद्रोह किया, है ना, वहाँ के स्थानीय मनीलैंडर्स के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ। The established of British authority in area had led the dislocation in the socio-economic living pattern of the Ho peoples। यानी जब वहाँ ब्रिटिश का स्थापना होने लगा, ब्रिटिश अपना केंद्र खोले, तो इससे क्या वहाँ के लोगों का जो रहन सहन था वो प्रभावित हुआ, डिसलोकेशन होने लगा। A large number of Hindu, Muslim and Sikh traders and moneylenders had come and settled among them। इन बहुत बड़ी संख्या में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी व्यापारी वर्ग वहाँ आकर के बसने लगे, सेटल्ड होने लगे। Their lands were being occupied by these traders और settlers।
और इनकी लैंड जो था, ये जनजाति लोगों का लैंड जो था, इन लोगों द्वारा लिया जाने लगा, वहाँ पे बसने लगे। बाद में जाकर कोर्ट्स ऑफ लॉ से, यानी कानून के द्वारा उसको मान्य करवा लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। वाइड स्प्रेड डिसकॉन्टेंट इंस्यूज्ड अमंग द होज, और इससे क्या हुआ, तो होज जनजातियों में जो है व्यापक स्तर पे असंतोष की भावना जागृत हुई। द फर्स्ट हो अपराइजिंग ऑफ 1820 वाज सप्रेस्ड, यानी 1820 में जो हुआ उसको जल्दी ही दबा दिया गया। बट होज रोज अगेन इन 1821, लेकिन 1821 में जब हुआ तो उसको होने का व्यापक असर हुआ। दिस टाइम दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रांग इनफ टू बिसाइज द फोर्ट ऑफ चैनपुर, यानी इस समय जो इतना मजबूताई से ये लोग अपने आप को उदय किया है, जिससे क्या हुआ, तो चैनपुर का जो फोर्ट था उसको घेराबंदी कर लिया, है ना। उसके बाद कोल्हन एरिया जो था उस सभी को जो अपने अधीन कर लिया। द जमींदार्स एंड द राजा ऑफ पोरहट अपील टू द ब्रिटिश, यानी वहाँ के जमींदार थे, है ना, पोरहट के जो राजा थे वो ब्रिटिश से अपील किया, आग्रह किया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो हो प्रेजेंस को जो है निर्दयतापूर्वक क्रस्ट, रद्दसली क्रस्ट यानी निर्दयतापूर्वक उसको दमित कर दिया गया, कुचल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। इन फैक्ट द छोटा नागपुर एरिया रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ टर्बुलेंट अपराइजिंग थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। वास्तव में 19वीं शताब्दी के पूरे वर्ष में छोटा नागपुर का एरिया जो था वहाँ पर हमेशा टर्बुलेंट होता रहा, यानी उठापटक वहाँ पे होते ही रही। The Oraons, another tribal community, rebelled in 1820, 1832 and 1890, यानी ओरान एक दूसरा ट्राइब्स था, जनजाति था, जो 1820 में, 1832 में, 1890 में जो है रिवील किया, विद्रोह किया। द कोल ट्राइब्स ऑर्गेनाइज्ड एन इंसर्शन in 1831 to 32, which was directly mainly against government officers and private money lenders, यानी आपको ये कोल ट्राइब्स जो है ये लोग भी जो है आपको विद्रोह का जो है ऑर्गेनाइज किया। इंसरेक्शन मीन्स होता है विरोध, है ना, ये लोग भी जो है ऑर्गेनाइज किया और गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, प्राइवेट मनी लैंडर्स के खिलाफ जो ये लोग भी जो है अपना अभियान चालू किए। The Mahajans extracted 70% of or more interest and money. Many coals became bonded labor for life, यानी महाजन जो है बहुत पैसा लेते थे, माने बहुत टैक्स लेते थे। इससे क्या हुआ, तो बहुत सारे कोल्स ट्राइब्स का जो है लैंड उनके हाथों से निकल गया, और ये आदिवासी लोगों का जो है जीवन का आधार ही था जंगल, फॉरेस्ट एरिया, लेकिन वो फॉरेस्ट पे धीरे धीरे ब्रिटिश कैप्चर करने लगे। The intensity of the coal's rebellions could be gauged from the fact that troops had to be crushed from far off places like Calcutta, Danapur, Banaras to cool it. यानी कोल ट्राइब्स का रिवोल्यूशन इतना तगड़ा था, हम लोग इसको इस ढंग से माप सकते, गेस्ट यानी माप सकते हैं, जो ट्रूप्स को जो मंगाना पड़ा, है ना, ट्रूप्स को जो है दौड़ना पड़ा, रस करना पड़ा, बहुत बहुत दूर से आना पड़ा, कोलकाता से आना पड़ा, दानापुर से आना पड़ा, बनारस जाना पड़ा, इसको शांत करने, टुक को यानी इसको शांत करने के लिए बुलाना पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। द फराजी एंड वहाबी मूवमेंट्स राइट फ्रॉम 1757 when the battle of Plassey took place to 1857, hardly a year passed without resistance to the expansion and consolidation of the British power in India। यानी कह रहा है यहाँ पे 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद 1857 में जब आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, है ना, तो इस पूरे 100 वर्षों में आपको शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसमें आपको विद्रोह नहीं हुआ होगा। ब्रिटिश के जो पावर था, उसका जो फैला हुआ शक्ति जो फैल रहा था, उसके खिलाफ कहीं पर प्रतिशोध न हुआ, प्रत्येक वर्ष में प्राय विरोध हुआ है। Besides the battles, the local rulers fought for their territorial rights। युद्ध के अलावा जो है स्थानीय जो शासक होते थे वो भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करते थे, अपने लैंड को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। The British had to put up with sepoy revolts, civil rebellions, tribal uprisings and peasants movements in various parts of the country। तो ब्रिटिश का जो ये फैलाने का अपने साम्राज्य, अपने क्षेत्र को फैलाने का जो अभियान था, उसको रोकने के लिए देश के विभिन्न भागों में आपको सिपाही रिवोल्ट यानी सिपाही विद्रोह हुआ, सिविल रिबेलियंस यानी नागरिक विद्रोह हुआ, ट्राइबल्स अपराइजिंग यानी
जनजाति लोगों का विरोध हुआ, पीजेंट्स मूवमेंट यानी खेतिहर मजदूरों सबका मूवमेंट हुआ, देश के विभिन्न भागों में ये सभी कार्य हुए। आगे देखिए, सम ऑफ द अर्ली civic rebellions began off as the movement of the religious forms और purification, यानी शुरुआत में जो कुछ ऐसा भी मूवमेंट हुआ जो आपको धार्मिक आंदोलन था या फिर प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण था। लेटर दे बिकेम मोर ब्रॉड बेस्ड एंड चेंजेस द कॉज ऑफ पीजेंट्स, लेकिन बाद में जाकर के उसका क्षेत्र फैला और किसान लोग का, खेतिहर मजदूर लोग का जो दयनीय स्थिति हो गया था उनके खिलाफ ये लोग चैलेंज किया। दिस ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जमींदार्स, मोनीलैंडर्स, फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटी। जब ये धार्मिक सुधार चला रहे थे लेकिन जब पीजेंट्स के हित की बात करने लगे तो इससे क्या हुआ, तो मतभेद हुआ स्थानीय जमींदारों लोग से, ब्रिटिश कंपनी से, मोनीलैंडर्स से मतभेद हुआ इस आंदोलन करके। द भराजी मूवमेंट्स ऑफ बंगाल लीड बाय दादू मियां एंड द वहाबी मूवमेंट्स व्हिच स्प्रेड across the country are two notable examples, यानी जो दो महत्वपूर्ण जो ये धार्मिक आंदोलन हुए थे जो बाद में जाकर के किसान की स्थिति की बात करने लगे, ये आपको यही दो बहुत फेमस हुए हैं जो बाद में आकर ब्रिटिश राज के खिलाफ करने लगे। द फराजी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्ट बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल में आपको फरीदपुर नामक जगह पे जो है शरीयतुल्लाह नाम के एक व्यक्ति थे, हाजी शरीयतुल्लाह नाम के जो व्यक्ति थे वो फराजी सेक्ट यानी फराजी संप्रदाय की स्थापना किए थे। बाद में जाकर के उसका सन दादू मियाँ जो है वहाँ के कल्टिवेटर्स को जो ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द टिरेनी एंड इलीगल एक्सट्रैक्शंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड्स का जो दमनकारी नीति था, गैर कानूनी जो तरीके से माने रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, इसके खिलाफ जो है दादू मियाँ उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ही वाज द फर्स्ट एवर टू ऑर्गेन नो टैक्स कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द बिलीव्ड दैट द ऑल लैंड्स बिलोंग टू गॉड एंड नो मैन हैड राइट टू डिमांड एनी टैक्सेस, यानी वो पहली बार ये घोषणा किया जो भूमि जो है गॉड का है, ईश्वर का है, इसीलिए किसी व्यक्ति का ये नहीं है, इसीलिए कोई जो है इस लैंड पे कल्टीवेशन करने का टैक्स नहीं मांग सकता, ये सबों का है। ही बायकॉटेड कोर्ट्स एंड हिमसेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड समरी जस्टिस, यानी ही बैकआउट द कोर्ट्स, यानी वो कोर्ट का बहिष्कार किया और स्वयं को अपने आप को जो है जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया। Several times Dadu Mian was tried on various charges such as the unlawful assembly, abductions, plunder, even murders. कई बार दादू मियाँ पे जो है आपको कई तरह के कानूनी कार्रवाई की गई, ये जैसे कि देखिए अनलॉफुल असेंबली यानी गैर कानूनी तरीके से जमा होना, एबडक्शन यानी चोरी करना, प्लंडर यानी लूटना, इवन मर्डर यानी मृत्यु का भी उस पर केस डाला गया। ऑन ईच ओकेजन ही वाज एक्विटेड, लेकिन प्रत्येक अवसर पे वह छूट गए क्योंकि उनके लिए कोई साक्ष्य जुटाना, प्रमाण जुटाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। तो ये हो गया आपको फराजी सेक्ट का। अब देखिए हम लोग वहाबी सेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द वहाबी सेक्ट व्हिच कॉल्ड अपॉन मुस्लिम्स टू रिटर्न टू प्योर इस्लाम, यानी वहाबी जो है एक संप्रदाय था जो इस्लाम, जो अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित किया हुआ मानता था।